देखिए, आज जो प्राचीन इतिहास में बताएंगे, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास में जो है मैं बताया हड़प्पा काल का जो है हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार जो हुआ उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। अब हड़प्पा सभ्यता में कौन सी लिपियाँ चलती थी? क्या लिपि? लिपि। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी लिपियाँ कैसे लिखी जाती थी? और सबसे पहले लिपियों में सबसे पहले किस अक्षर का प्रयोग हुआ, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कब से कब तक माना जाता है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण, तो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपियाँ जो हैं, सैंधव वासियों का ज्ञान जो है समानतः जो है मोहरों में मिलता है। जो हड़प्पा सभ्यता के सैंधव वासी लोग जो थे उनका जो है सैंधव वासी होते हैं, वहाँ के नाम जैसे आलमाना में जो होते हैं ना, सैंधव। जो सैंधववासी थे, इन लोग को जो है ज्ञान जो है, इन लोग का ज्ञान जो समानता जो ज्ञान प्राप्त था, ये लोग समानता जो मोहरों में मिलता है। कैसे मिलता है? मोहरों में पता चलता है कि सैंधववासी लोग पढ़े लिखे थे, उन लोग को लिपियों का ज्ञान था। और जब सैंधववासी जो मोहर वैसे पहले मोहर रहता था, जैसे सिक्का रहता है, आज का सिक्का भी 1 रुपये लिखा रहता है, गेहूँ जो मशीन बना रहता है इस सिक्के में। वैसे पहले जो है सैंधववासी जो लिपियों का ज्ञान था, परंतु किसमें प्रमाण मिला है? मोहरों में मिला है। और इसके अलावा जो है मृत भांडों, कुल्हाड़ियों इत्यादि पर भी कुछ प्रमाण मिले हैं। मृत भांड मतलब मिट्टी के बर्तन और कुल्हाड़ी के बारे में भी जो है सैंधववासियों के जो इत्यादि कुछ प्रमाण हम लोग को प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आता है कि सैंधववासियों में सबसे ज़्यादा लिखा जाने वाला अक्षर, सैंधववासी जो है सबसे ज़्यादा किस अक्षर का प्रयोग किए थे? अंग्रेजी के यू अक्षर का प्रयोग किए थे। किसके? अंग्रेजी के यू अक्षर का सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला शब्द था हड़प्पा सभ्यता में। तो सैंधववासी जो है अंग्रेजी के यू अक्षर का प्रयोग सबसे ज़्यादा मिलता है। लिपियों में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी के यू अक्षर का प्रयोग मिलता है। और सबसे अधिक चित्र जो है मछली जीवों में सबसे अधिक जो है चित्र जो है मछलियों का चित्र मिला है। सैंधव काली जो है लिपियाँ, जो सैंधव काल के लोग जो थे उनकी लिपियाँ लिखने का तरीका जो था, वे जो है दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ओर। जैसे कि यहाँ से मैं लिखना चालू कर दूँ, यहाँ से मैं लिखना चालू कर दूँ और यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक लिख लो, फिर यहाँ से ऐसे यहाँ से लिख देना, मतलब दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। ये जो सैंधववासी लोग दोनों तरफ से लिखते थे, एक तरफ से नहीं। जैसे वर्तमान हम लोग यहाँ चल रहे हैं, वहाँ आ जाते यहाँ रुक जा रहे हैं, यहाँ से चालू करते रहे हैं, नहीं। ये लोग यहाँ से चले थे, यहाँ तक आए, यहाँ से रुके, यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे चले जाते थे। तो ये सैंधववासी जो थे, इनका जो लिखने का तरीका जो था, कैसे लिखते थे? दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। और जिसको हम लोग जैसे मान लीजिए किससे पूछा गया कि सैंधववासियों ने सब जो किस प्रकार लिखते थे, सैंधववासियों पर लिपियाँ कैसी थी? तो सैंधववासियों की लिपियाँ जो है दाएं से बाएं ओर और बाएं से दाएं ओर। सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन ये है कि जो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जो लिखा गया, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जो है पृष्ठोभेदन, जिसको कहते हैं गोमूत्रिका विधि। हाँ, पृष्ठोभेदन, कोष्ठक लिखते जैसे किसे गोमूत्रिका कहते हैं, उसे पृष्ठोभेदन नाम से जाना जाता है। इसी विधि से ये है, यह जो जाना जाता है
जो दाएं से बाएं बाएं से दाएं लिखा जाता था, सिंधु कालीन लिपि लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता का उसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। क्या आता है? हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण जो है, ये भी विशेषताएं भी हो, मान लीजिए कर सकते हो तो हाँ हाँ बस वही। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण जो हो रहा है ये क्या है, देखिए काल निर्धारण क्या चीज है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण पिछले दो दशकों से निम्नलिखित प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जैसे एक तो है 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व, पहला काल निर्धारण जो है 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। जो पहला काल निर्धारण देखिए सबके पास आता है काल निर्धारण जो है, देखिए ईस्वी और ईसा पूर्व। जैसे कि ईस्वी जो है ईस्वी सन हो गया और ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व जो होता है, जैसे कहा दिया जाए 140 ईसा पूर्व, मतलब बहुत पहले, मतलब ये हम लोग पीछे इसकी कमर से पीछे से करते हैं। ईसा पूर्व जो पीछे से होती है और इसकी आगे से होती है। ठीक, ये 100, 200, 400, 500 करते हैं, 2020, 2025, 2018, 2014 ना, ये नहीं, ईसा पूर्व जो होगा ये पीछे से आएगा। ठीक है, तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण था, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण जो था, सबसे पहला काल निर्धारण जो था हड़प्पा सभ्यता का हुआ जो 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व माना जाता है। 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व माना जाता है। और दूसरा जो काल निर्धारण जो था, दूसरा काल निर्धारण जो है हड़प्पा सभ्यता का दूसरा काल निर्धारण 3500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। 3500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और तीसरा जो काल निर्धारण जो था, तीसरा काल निर्धारण है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, पूर्व तक माना जाता है। और चौथा जो काल निर्धारण था यह जो है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व माना जाता है। 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व माना जाता है। 2750 ईसा पूर्व माना जाता है। और जो पांचवा जो काल निर्धारण था 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और उसके बाद जो है ये 5 काल निर्धारण, हड़प्पा सभ्यता के ये 5 काल निर्धारण माने गए हैं। तो देखिए पांचों काल निर्धारण के बारे में बता रहा हूँ। कौन जो ये माना गया काल निर्धारण, इसका नाम इसके कौन इसके नाम रखने वाले थे, काल निर्धारण रखा गया। पहला काल निर्धारण जो रखा गया हमारे लोग का 3500 ईसा पूर्व 1300 ईसा पूर्व,
तो किसने रखा और क्यों रखा गया, ये देखिए जब जो हड़प्पा सभ्यता का पहला काल निर्धारण माना गया 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व, जो सिंधु सभ्यता का यह काल निर्धारण C14 कार्बन C14 को आते हैं C14 कार्बन डेटिंग के आधार पर निर्धारण किया गया। इसका जो है 3500 से 1300 ईसा पूर्व का निर्धारण किया गया C14 कार्बन डेटिंग के आधार पर। इसका जो काल निर्धारण 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना गया। ये नाम है, जैसे कार्बन जो 80 कार्बन होता ही है, कार्बन कितने अणु होते हैं, 14 होते हैं, वो उसी के नाम, हाँ उसी के नाम से रखा गया। और यही काल, हाँ यही काल निर्धारण जो है सर्वाधिक मान्य माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का अगर काल निर्धारण सही फैक्ट काल माना जाता है तो 3500 से ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक यही काल निर्धारण और सही काल निर्धारण माना जाता है। उसके बाद दूसरा काल निर्धारण बताया गया, दूसरे वैज्ञानिक आए, इन्होंने कहा नहीं, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 3500 ईसा पूर्व 1300 ईसा पूर्व नहीं है, 3500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। कौन? यह काल निर्धारण जो है मार्टिमर व्हीलर महोदय ने, कौन? मार्टिमर व्हीलर महोदय ने किया कि इस समयानुसार मेसोपोटामिया के शासक सारगोन ने 2350 ईसा पूर्व के आसपास जो है शासनकाल के समय वे सिंधु सभ्यता में व्यापार करने के लिए आए थे। क्या? व्यापार करने के लिए आए थे और उनका व्यापार जो है चरमोत्कर्ष था, बहुत विख्यात हो गया था। जो प्रचार जो व्यापार करने आए थे मेसोपोटामिया के लोग, उनका जो प्रचार था, उनका जो बेचने आया जो व्यापार था बहुत ही चरमोत्कर्ष पर था। इसलिए इस सभ्यता के लिए निर्धारित समय सीमा जो है 3500 ईसा पूर्व निर्धारित की गई, परंतु 2500 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक, हाँ। उसके बाद आता है दूसरा, आता है 2300 बच्चों के। ये देखिए 3500 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व क्यों हुआ? क्योंकि जो है ऋग्वैदिक काल का शुभारंभ जो है वह जो है 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, 1500 ईसा पूर्व से। इसलिए इस हड़प्पा सभ्यता का उच्चतम काल निर्धारण जो है 1500 ईसा पूर्व माना गया। अब देखिए तीसरा जो आता है काल निर्धारण हड़प्पा सभ्यता का 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। यह जो काल निर्धारण है, इस काल का निर्धारण D.P. अग्रवाल ने किया। यह जो काल निर्धारण बताया गया हड़प्पा सभ्यता का, इन्होंने D.P. अग्रवाल ने आए, कहीं नहीं, ये दोनों लोग गलत बता रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 1350 से 1750 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद चौथे लोग आए, लोग और आए, उन्होंने कहा कि नहीं, तीनों लोग की बात गलत है। चौथे ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण जो है 3650 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इस काल का निर्धारण जो है सर जॉर्ज मार्शल ने किया था। कौन? सर जॉर्ज मार्शल ने किया था। सर जॉर्ज मार्शल ने कहा नहीं, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण न तो 3500 है, न 3500 से 1500 है, न 2350 है, 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद जो है पांचवा काल निर्धारण आ गया 2800 ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व। यह जो है काल निर्धारण मैके महोदय ने आए, कहे नहीं, ये जो चारों लोग बता रहे हैं इन लोग की बात कुछ कम सही है, मैं जो बता रहा हूँ ये काल निर्धारण नहीं माना जा रहा है। तो मैके महोदय ने आए, कहा कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद आता है काल निर्धारण बाद आता है हड़प्पा सभ्यता की नगरीय योजना। हड़प्पा सभ्यता की नगरीय योजना, हड़प्पा सभ्यता की नगरीय योजना कैसे थी? अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की नगरीय योजना जो थी, नगर में जाती नहीं, गांव, पूरा जैसे एक गांव अपना नगर का विस्तार हुआ, बता सकते हो। देखिए लिपियों के बाद
हड़प्पा सभ्यता की लिपियां कैसे थी, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण बताया गया। अब जो है हड़प्पा सभ्यता के जो है नगर योजना कैसे थे, जो नगर में योजना का जो काम होता था, कैसे काम होता था, इसके बारे में बताया जाएगा। तो लिख सकते हो हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना, नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना, हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना नगर थे, वहाँ की योजनाएं कैसी थी, वहाँ के घर कैसे बने थे, वो उस घर की दीवारें कैसी थी, दीवारों का मुहारा किस तरफ होता था, सीढ़ियाँ किस तरफ होती थी, वही सब। तो हाँ, किस प्रकार की नालियाँ थी, कैसी सीढ़ियाँ थी, कहाँ पर क्या था, और मोटी दीवारें कितनी मोटी होती, गोल दीवारें होती थी, जो छत वाली होती है वो किस लिए होता था, ये पूरे बारे में जो हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के बारे में बताया जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर जो रास्ते थे, नगर बसे थे, गाँव बसे थे, कैसे थे। तो देखिए कहता है कि सिंध घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय नगर जाल की तरह व्यवस्थित था। क्योंकि जो है उस समय नगर कैसा था, जाल की तरह। जाल देखिए हो जो रूढ़े रहते हैं, जाल में कोई फंस जाए कैसे निकल पाता है क्या, नहीं। तो जो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना थी, नगरीय जो योजना थी, जाल की तरह क्या था, जाल की तरह जो है, जाल की तरह व्यवस्थित था, बसे हुए थे तथा सड़कें एक दूसरे के सामने जो है काटती थी। और जाल से तात्पर्य है ये नहीं कि घर यहाँ बन जाते का कुछ नहीं, जाल से तात्पर्य यहाँ हुआ जैसे कि जो घर थे हड़प्पा सभ्यता के एक दूसरे को नज़दीक बने हुए थे, ऐसा बने थे कि कोई एक दूसरे को देख सकता था क्या कर रहे हैं। जैसे गांव चले जाओ, एक दूसरे पास घर बने हुए हैं, सब पास किसी का मुहारा उनके सामने, किसी मुहारा उनके सामने, किसी मुहारा उनके सामने निकल देखने क्या कर रहे हैं ना, ये वही होता नगर, वही होता जाल। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर योजना था, जो नगर योजना थी जो थी ये जो जाल की तरह थी, और जाल व्यवस्थित, और इसमें जो सड़कें एवं वहाँ की जो बसे हुए जो लोग थे उनका जो सड़क जो था, सड़क एक दूसरे के सामने पर काटती थी, सड़क एक दूसरे के घर से होते हुए जाती थी। जैसे कॉलोनी में चले जाओ, हर घर जो है सड़क बनी हुई है, हर घर जो सड़क से आते जाने की व्यवस्था है, सड़क निकलो, घर से निकलो, सड़क पर निकल जाओ, कोई भी रास्ता छोड़ो आप मेन रोड मिल जाओगे। वैसे हड़प्पा सभ्यता में भी, इसके पहले हड़प्पा सभ्यता में ऐसी योजना भी चुकी थी, जो उसी योजना के तहत अब जो हमारे लोग यहाँ काम जो हो रहा है, देख रहे हो जगह जगह ने, वैसे हो भी रहा है। अब आज तक गाँव में हर जगह जो है देख रहे हो, थोड़ा सा जगह है उसमें काली रोड या सीसी करा दे रहे हैं कि लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम ना, किसी कोई घर बना हो तो पक्के घर से आए, पक्के आए, पक्के चले जाए। पहले भी यही योजना थी। और उसमें देखिए सैंधवकालीन जो सभ्यता के ज़्यादातर स्थल जो है पश्चिम और पूर्वी टीले में विभाजित था। जो सैंधवकालीन हड़प्पा कालीन सभ्यता के ज़्यादातर जो स्थल रहने का स्थान, ज़्यादातर जो स्थान था या तो पश्चिम की ओर था या पूर्वी ओर, तो ही ओर विभाजित था। पश्चिमी टीले में शासक वर्ग रहता था, पश्चिमी टीले में जो है शासक वर्ग रहते थे। जैसे कह सकते हो एक शासक जो शासन करते हैं, तो जैसे कह सकते हो, मैं अगर योजना बना दे रहा हूँ, ये ध्यान दें, जैसे ये मान लीजिए हमारा नगर है, ये क्या है, ये मान लीजिए नगर है। नगर के बाद ये जो है इनके बगल 4 दीवारें होती थी। क्या है हमारे मतलब क्या है, 4 दीवारें, मतलब दीवार बाउंड्री, ठीक है। ये क्या है हमारी, हाँ इसे चार दीवार कहते हैं, चाहरी दीवार, चाहरी दीवार। ये यहाँ जो है शासक वर्ग रहते, कौन आता था इसमें, शासक वर्ग रहते थे। उसके बाद ये
मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये पश्चिम दिशा है नहीं, हाँ ये क्या है, पूर्व दिशा है ना, ये पूर्व दिशा है। पूरब में जो है सामान्य दिशा रहती थी, क्या रहती थी, सामान्य लोग रहते थे, जैसे आम आदमी लोग रहते थे पूरब साइड में। जो पूरब में लोग रहते थे उनके घर के बगल चार दीवारी नहीं थी, उनके घर चार दीवारी बगल चार दीवारी नहीं थी, इसलिए नहीं रहती थी, इसलिए नहीं रहती थी कि शासक और कट्टे रहता था, जो शासक होता था उसे रहता था कहीं आम आदमी अपने मार न दे, इसलिए अपने घर के चारों तरफ से आप मोटर घर कर जाओगे तो गार्ड लगे रहते हैं। क्या काम है, ये काम है, बताते हो उसके बाद साथ लगे रहते हैं, चेक करने के बाद जाने देते हैं। और आम जनता जो है जेल में रह रही है, क्या रह रही है, उससे ये मतलब है कि जो शासक और जो रहता था जो सेफ्टी में रहता था, क्या रहता था, सेफ्टी रहता था, और जनता जो रहती थी सेफ्टी नहीं रहती थी हड़प्पा सभ्यता में। परंतु यह जो लोथल से कुछ और लोथल और सुकोटरा से कुछ साक्ष्य मिले हैं, ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पर जो है जो जनता थी, जनता चार दीवारी के अंदर रहती थी और शासक भी चार दीवारी के अंदर, दोनों चार दीवारी के अंदर ही रहते थे। जैसे कि हाँ देखिए लोथल और सुकोटरा से क्या मिला है, जनता पब्लिक कैसे रहती थी। ये पश्चिम है, ये क्या है, पूर्व है, ये पश्चिम है। यहाँ जो है चार दीवारें क्या है, चार दीवार या का रक्षा कवर, क्या रक्षा प्राचीन, रक्षा प्राचीन। और यह जो लोथल और सुकोटरा से मिला है, लोथल और इसके बाद एक और मिला है जहाँ पर जो है कालीबंगा में जो है ऐसी चार दीवारियाँ थी और ये सात कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा में यहाँ जो है ये शासक वर्ग रहते थे, किसमें कौन रहता था, शासक वर्ग रहते थे। और ये पश्चिम हो गया ना, ये पश्चिम दिशा हो गया। और यहाँ जो है पूरब दिशा में जो है आम जनता रहती थी, आम जनता रहती थी पूरब में। और जो पूरब में आम जनता रहती थी वो भी जो है प्राचीन दीवार से क्या थे, घिरे हुए थे, इनकी भी व्यवस्था रहती थी प्राचीन दीवार से घिरे हुए। ये जो सामान्य वर्ग रहते थे, कौन रहता था, सामान्य वर्ग। ये पूरब है ना, ये कहाँ बता रहा हूँ, कालीबंगा, कहाँ, कालीबंगा। अब देखिए अब इससे तात्पर्य क्या होगा, ये बनाने का मतलब क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता में जो नगरीय योजना थी, हड़प्पा सभ्यता में जो नगर थे, उनकी मुख्य द्वार, उनके जो द्वार था, खुलने का दरवाजा, सड़कें जो बनाई गई थी, अधिकतर सड़कें पूरब या पश्चिम दिशा में बनाई गई थी।
जब देखा गया हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में जो है जो नगर बसाया गया था उसमें जो शासक रहता था वह प्राचीर दीवार के अंदर रहता था। कहाँ रहता था? प्राचीर रक्षा कवच के अंदर रहता था। कोई पब्लिक कोई आम आदमी को आक्रमण न करने पाए, इसलिए इनको जो है रक्षा कवच के अंदर रख दिया गया, प्राचीर दीवार के अंदर कर दिया गया। और पश्चिम दिशा में रहते थे, पूरब दिशा में जो है सामान्य लोग रहते थे, आम जनता रहते थे। क्या रहते थे? सामान्य लोग रहते थे, सामान्य वर्ग रहता था पूरब दिशा में, इसलिए इन्हें किसी चीज का डर भय नहीं था। जैसे आज देखिए मुसहर होते आदिवासी, तो आदिवासी होते हैं लोग आज बाग में रहते हैं, खुले पड़े रहते हैं, उन्हें कोई चोर जैसा नहीं है चोरी हो जाएगा नहीं होगा। और जो गांव में जो अच्छे अच्छे घर में लग रहा है वहाँ कहना चोर है चोरी लेकर चले जाए, रात भर खाली होती है घर की के भाई में चोरी लेकर दिया जाए, होती नहीं होती है। अब हम देखते 12 तो रात रखते हैं लोग रख रहे हैं, अपने घर का अपना जला दिए हैं, वही कहीं चोरा न ले जाए। अब मुसहर को जो आदिवासी कोई टेंशन नहीं है, क्या है हमारा, क्या लेके आए हम, क्या लेके जाऊँगा, उन्होंने जो मैं पाया खा लिया वही हमारा है बस, बाकी हमारा कुछ नहीं है। जो हमारा लड़का है वो भी वैसे हमारे साथ चलता रहे, बहुत अच्छी बात है। पर हमें आपका जो लोग चलता है क्या होता है, मेरा ठीक है हमारा बंदा है, हमारे कमरे हमें लड़का ढेर बन जाए ठीक रहता है, हमारा बेटा खुशी रहा बस, हमने दूसरी ठीक हो बेटा ना खुश रहा बस हमारा, चाहे लड़का बाद में बेची दे मरे के बाद, हाँ चाहे मरे के बाद वो तो बेच दीजिए। परंतु जानते हो मोह ऐसा चीज़, माया ऐसी चीज़ है कि अपने बच्चों के लिए बहुत बना दे सकता है, बहुत बना ले। वही होता था पहले की जो है, जो सामान्य लोग रहते थे ऐसे पड़े रहते थे, कोई चोर की टेंशन नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं था। परंतु शासक वर्ग जो रहते थे लगता था गोली न मारते, जैसे आप आज बता तो रहे आदिवासी लोग रह रहे हैं, बगिया में रहते हैं, खुले में पड़े हैं, ठंडी गर्मी में साथ साथ बीत जा रहे हैं। परंतु हमारे लोग यहाँ क्या रहा है, ठंडी पड़ने लगेगी थोड़ा भैया कम्बल ओढ़ लीजिए, स्वेटर ले लीजिए, जैकेट लीजिए, अनेक प्रकार के वस्त्र धारण करेंगे। अब तो चोर का धारणा हो गया, तो कहते हैं चोर के चोरी न कर जाए और चोरी से बचे जाए भाई, उनको क्या है मैं जब आया हूँ तो बाद खा लिया वही हमारे लिए सब कुछ है, हमारा लड़का बड़ा होगा वो भी वही खाता रहेगा। हमारे यहाँ क्या है कि ऐसी बात है कि बच्चे हैं हम वहाँ ठीक है, हमारा लड़का जो है खुशी से रहे, इतना बना दो लड़का हमारा खुशी रहे, चाहे लड़का हमें मरते माँ मुनते मान ही जब कुल बेच सब कुछ खत्म कर दे, परंतु लगता है हमारे जितने हमारे लड़के बना रहे बस। तो ये माया है, माया नगरी है। ऐसा हड़प्पा सभ्यता में भी जो माया नगरी थी, शासन वर्ग जो है बहुत माया भी होता था, उसको माया रहती थी, इसलिए डरता रहता था कहीं ऐसा न हुआ अगर माया चुरा न ले जाए। आज तक कहते तुम्हारे पास क्या है ले जाओ जो ले जाना हो। तो उसके बाद कुछ अपवाद में आया नहीं, लोथल और सुरकोटला से ऐसे स्थल मिले हैं जहाँ पर जो प्राचीन दीवारें जो हैं, रक्षा दीवारें जो हैं, शासक और जनता दोनों के लिए एक ही प्राचीन दीवार होती थी, एक ही रक्षा कवच में जनता और शासक दोनों रहते थे। उसके बाद कालीबंगा में दोनों अलग अलग कर दिया गया, परंतु दोनों जो है समान वर्ग शासक वर्ग दोनों जो प्राचीन दीवार के बीच में रहने लगे। अब उसके बाद देखिए उसके आता है जैसे अभी हमने बताया कि लोथल में जो है शासक और जनता दोनों का प्राचीन दीवार एक रहेगा। जो रक्षा कवच है, रक्षा दीवार है, बाउंड्री वाल है, ये जनता के लिए शासक के दोनों एक ही रहेगा। जैसे मैं कह दूँ हमारे यहाँ कोई सांसद कोई आए हैं, जो खाना मैं खाऊंगा वही खाना सांसद को देना है। जैसे लड्डू पानी में गिरा, लड्डू पानी में पिलाऊंगा ना, कितना बर्फी पानी पिया हुआ सर, हमारे विधायक जाकर बर्फी नहीं खाऊंगा ना भाई, हम लड्डू और गुड़ खा के गुड़े पानी पिए हुए। तो वही चीज़ें होता है कि एक को जो है एक को नहीं, हम दोनों लोग अलग अलग रहेंगे, उसमें वो जो अलग अलग रहेंगे, सब अलग सिस्टम बनाया गया तो सब रहते थे। लोथा तथा सुरकोटला ऐसे स्थल हैं जो शासक वर्ग था जनता दोनों एक ही प्राचीन दीवार से घिरे हुए हैं, एक ही प्राचीन दीवार था। तन्मूलतोड़ एकमात्र ऐसा स्थल है जो दुर्गीकृत था। दुर्गीकृत मतलब कि बहुत खराब स्थान माना जाता था, ठीक है, मतलब वहाँ कि लोग यदि आते नहीं थे। दुर्गीकृत मतलब कि यहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो, वही दुर्गीकृत कहा जाता है।
जैसे कोई कहते कि भैया यहाँ पहले होता था कि अलग गाय क्या मर गई, उसे खलियाने के लगे एक स्थान बना दिया था, जो आते थे ले जाने खलियाने वाले उसको ले जाते वहीं वो खलियाते थे, और कहीं नहीं जहाँ मन हुआ वहीं लेकर पढ़े पढ़ के चीर फाड़ चमड़ा ले चलेगा, हड्डी गुड्डी छोड़ चलेगा, नहीं, उनका एक स्थान निश्चित था। जैसे कि बाग में एकांत जगह होता था, एकांत जगह ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि उससे जो दुर्गंध है आए वह आम जनता के ऊपर न प्रभाव न छोड़ सके। जो दुर्गंध होता है बहुत हानिकारक भी होता है, इसलिए जो है तो वो लोग कुछ दूरी बनाए थे। और चहुंदड़ो एक ही मात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर दुर्गीकृत के साक्ष्य मिले हैं, दुर्गीकृत नहीं था, वहाँ पर दुर्गीकृत थोड़ा सा भी गंदगी नहीं थी। चहुंदड़ो एक ऐसा स्थान है, मतलब जहाँ पर थोड़ा सी गंदगी न, कोई प्रदूषण ना हो, प्रदूषण युक्त चहुंदड़ो ही ऐसा है, पसरता का चहुंदड़ो ही ऐसा स्थान था। नहीं, दुर्गीकृत था, बहुत साफ स्थान था चहुंदड़ो ही, बाकी सब जगह कचरा था, मान चलिए कुछ कचरा ज़्यादा थे, वह चहुंदड़ो में बहुत ना के बराबर कर सकते हो। जैसे कह दिया जाए बजहाँ गाँव अपना है, पूरे ब्लॉक बहादुरपुर में कह दिया जाए बजहाँ गाँव सबसे स्वच्छ माना जाता है। तो वैसे जो है हड़प्पा सभ्यता का जो चहुंदड़ो जो स्थान था वह सबसे दुर्गीकृत स्थल जो है दुर्गीकृत नहीं था। और सिंधु सभ्यता के नगरों में भवनों के बीच में आंगन होता था। जो सिंधु सभ्यता के नगर बने थे, सिंधु सभ्यता के नगर थे, उसमें जो भवन बने थे उनका आंगन जो बीचों बीच क्या होता था, घर के बीच में आंगन होता था। जैसे आज भी देखते हो घर के बीच में आंगन रहता है, जरूर किसी के घर हो बालकनी जरूर छोड़ देते हैं, आंगन छोड़ देते हैं। क्यों? हवा जो सूर्य की रोशनी ऐसा किससे छोड़ा जाता है, आंगन इसलिए छोड़ा जाता है वहाँ से सूर्य की किरण जो है डायरेक्ट घर के अंदर प्रवेश करे, जो हमारे घर के अंदर जितने कीटाणु हैं वो मारने का काम करे। प्रकाश की किरण जो है पहुँचता है तो बहुत लाभदायक होता है, इसलिए जो है आंगन जरूर छोड़ दिया जाता था। मकानों में सीढ़ियों के प्रमाण मिले हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता के मकान बनाए गए थे उस मकान में सीढ़ियों के प्रमाण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इस समय जो मकान 2 मंजिले बने होते थे। तो उससे मालूम हो रहा है सीढ़ी बने मतलब ये हुआ कि उस वक्त भी मकान क्या थे 2 मंजिले बने रहे होंगे, बनते थे। घरों के दरवाजे व खिड़कियाँ मुख्य सड़कों पर न खुलकर, घर के दरवाजे और खिड़कियाँ, जो दरवाज़ा खिड़की था मुख्य सड़क पर न खुल करके वह गलियों में खुलते थे। कहाँ खुलते थे? गली में। ऐसा क्यों? मुख्य सड़क पर, सुनिए, ये मेन रोड हुआ, मेन रोड पर दरवाज़ा कर दिया जाए, घर के छोटा लड़का निकलेगा डायरेक्ट रोड भागेगा, रोड हमेशा चालू रहती थी। देखते हो आज एक्सीडेंट हो जाता, कैसे होता है? कहता है अरे लड़का इस बार से निकला घरों में से लड़ी तुरंत है। जब मेन रोड का मुहार कर दिए हो, छोटा लड़का निकला, जैसे निकला गाड़ी से आई जा रहा होगा, हो रहा है, एक्सीडेंट कर चला गया। और उसके बाद जो है इसीलिए जो है मेन रोड पर जो सड़क जो मेन रोड पर जो है अपने दरवाज़ा और जो है खिड़कियों का मुहार नहीं करते थे, वे लोग गलियारा में जो है खिड़कियों दरवाज़ों का मुहार करते थे, जहाँ खिड़कियाँ दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलती थी। और देखिए और न खुलने थी, लेकिन इसका एकमात्र अपवाद लोथल है। एकमात्र ऐसा अपवाद लोथल जो है, एकमात्र ऐसा स्थल हड़प्पा सभ्यता का लोथल है जहाँ पर जो है खिड़कियाँ और दरवाजे जो है मुख्य सड़कों पर खुलते थे। बाकी किसी भी हड़प्पा सभ्यता किसी भी स्थल में जो है खिड़कियाँ और जो है मुख्य दरवाजे सड़कों पर नहीं खुलती थी। सिर्फ लोथल हाँ पीछे पूछ लिया जाएगा कि कौन हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर मुख्य सड़कें जो है, जहाँ पर जो है खिड़कियाँ और दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलते थे, तो बताओ लोथल। बाकी सब खिड़कियाँ दरवाजे जो है उठा क्या ना गलियारों में जो है गलियों में खुलते थे, जैसे गली गई है उससे खुलते थे। भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था तथा ईंटों का आकार 4:2:1 के अनुपात में होता था। पहले 4:2 आज वही अनुपात है, 4:2:1 का अनुपात आज भी है। समानतः हाँ 2 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई। समानतः सभी नगर जो है पक्की ईंटों से बने थे,
लेकिन कालीबंगा में जो घर का निर्माण है कच्ची ईंटों से है। समानता जो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर हैं सभी नगर जो पक्की ईंटों से बने थे, परंतु एकमात्र ऐसा नगर कालीबंगा है जहाँ के जो है नगर जो है जहाँ का घरों का निर्माण जो है कच्ची ईंटों से तथा नालियों का निर्माण जो पक्की ईंटों से हुआ था। कालीबंगा एक ऐसा नगर है, हड़प्पा सभ्यता का ऐसा स्थल है जहाँ पर घरों का निर्माण जो है कच्ची ईंटों से बना था, परंतु यहाँ नालियाँ जो पक्की ईंटों से बने थे। हाँ, कालीबंगा ऐसा बात अपवाद मतलब कहा जाता है कि हाँ ऐसा होता था। और नालियाँ ढकी हुई थी, जितने भी नालियाँ हड़प्पा सभ्यता के नगर जितने नगर थे नगर बगल जितनी भी नालियाँ गए थे सभी नालियाँ जो है ढकी हुई थी और उसकी सफाई के लिए बीच बीच में मेन होल बने होते थे। जैसे आजकल नालियाँ जा रही हैं, नाली बनी है तो बीच बीच ढक्कन लगा दिया जाए, ढक्कन नहीं होता है वह ढक्कन को मेन होल कहते हैं। ढक्कन उठाओ और दोनों से नाली को साफ करो, फिर ढक्कन से ढक दो। तो पहले हड़प्पा सभ्यता में ये सब नालियाँ जो वर्तमान बन रही है, हड़प्पा सभ्यता में ये सब खोज हो चुका है। उसके बाद तब जाके आज हम लोग जो यहाँ हम लोग खोज कर रहे हैं तब जाके मिल रहे हैं। उसके बाद सिंधु सभ्यता के पतन के कारण आता है, क्या आता है? सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, जो पतन मतलब कैसे लोगों का समाप्ति कैसे हुई, कहते हैं बहुत पतन की ओर जा समाप्ति की ओर जा रहे हो। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण बताए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कई कारण विद्वानों ने बताया है, जिसमें से पहला बाढ़, दूसरा आर्यों का आक्रमण, तीसरा भूतात्विक परिवर्तन, चौथा जलवायु परिवर्तन और पांचवा महामारी। यही 5 कारणों की वजह से हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बना। हाँ, बाढ़, जलवायु, महामारी, भूतात्विक परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण। जैसे एक जमीन पर सही जाना भूकंप आ गया, उससे काफ़ी लोग मर गए। कोई लोग जमीन जैसे भूकंप आया, कोई लोग उसमें मर गए, कोई लोग आर्य आक्रमण किए उसमें मर गए, कोई लोग भाग गए, पलायन हो गए, कोई महामारी आ गई जिससे बच नहीं पाए उससे मर गए। और कुछ लोग जो हैं जलवायु पर बाढ़ आ गई उसमें कुछ लोग आ गए, उससे डर मारा दूसरी जगह भाग गए। और ऐसे तमाम तरह की जो है पतन का कारण बना, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बना। अब देखिए आगे जो लिखा दे रहा हूँ लिख लीजिए तब बताएं हम लोग।